हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने यूट्यूब के स्टडी 24 चैनल्स पे। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज हम देखेंगे थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को बहुत ही शॉर्टकट थोड़े में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे थार्नडाइक के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन आते हैं। सी टेट एवं यूपी टेट और एमपी टेट सभी टेट एग्जाम में थार्नडाइक के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेट वैल्यू बात करते हैं। यूपी टेट की 2020 यूपी टेट 2020 के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, थार्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। पहला पॉइंट रहेगा इसमें, थार्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, हम वही पॉइंट यहाँ पे नोट्स किए हैं, वही पॉइंट्स आप लोगों को बताएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो थार्नडाइक कैसे थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन आ चुका है कि थार्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे या मानव मनोवैज्ञानिक थे या पक्षी मनोवैज्ञानिक थे। तो थार्नडाइक एक कैसे मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। तीसरा पॉइंट कहता है थार्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। चौथा पॉइंट है, थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये जो चार पॉइंट्स लिए गए हैं, ये चारों पॉइंट्स टेट और सी टेट में आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ चुका है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन है? तो थार्नडाइक। पशु मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो थार्नडाइक को कहा जाता है। क्लियर हुआ? उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करने में आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं, तो इसे ना करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको सेशन का लाभ मिल सके। हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाई पॉइंट कवर कराएंगे आप लोगों को। ओके गाइस, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सब यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आप लोगों को मिलेगा जो एग्जाम में टच न हुआ हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, थार्नडाइक ने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे अपने सिद्धांत में। दो नियम दिए थे। कितने पॉइंट्स में देखें तो थार्नडाइक ने दो नियम बताए। नियम कौन कौन से थे? पहला नियम था उनका मुख्य नियम। दूसरा नियम था गौण नियम। क्लियर हुआ? यानी थार्नडाइक ने कितने नियम बताए थे? थार्नडाइक ने दो नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। दूसरे पॉइंट्स में देखते हैं, इन्होंने मुख्य नियम में कितने नियमों की चर्चा की है? तो मुख्य नियम में इन्होंने कितने बताए हैं? मुख्य नियम 3 बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 बताए। और गौण नियम को 5 बताए। कितने बचाए? 5 बताए। एकदम क्लियर बाय पॉइंट चल रहे हैं। मुख्य नियम, पहले थार्नडाइक ने नियम कितने प्रतिपादित किए? 2 नियम बताए, मुख्य नियम तथा गौण नियम। मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम को बताया। देखते हैं फर्स्ट नियम कौन सा है। पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम।
तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। देखिए अब थार्नडाइक के यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है। थार्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और एक और ऑप्शन दे देगा तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। जैसे बहु अपक्रिया का नियम दे दे, बहु अनुक्रिया का नियम दे दे, मनोवृत्ति का नियम दे दे, तो ये नियम जो है वो गौड़ नियम होते हैं। क्लियर हुआ? तो इनका पहला नियम जो था मुख्य नियम में 3 नियम इन्होंने बताए। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर अभ्यास के नियम की बात करें तो अभ्यास के नियम को एक और नाम से जानते हैं जिसे उपयोग तथा अनुप्रयोग के नाम से जाना जाता है। उपयोग तथा अनुप्रयोग के नाम से अभ्यास के नियम को जानते हैं। चलिए गौण नियम को देखते हैं। जब गौण नियम की बात करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं यहां से। पहला नियम हो जाएगा मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का नियम। दूसरा हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा हो जाएगा यहां पे आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम हो जाएगा यहां पे, चौथा नियम हो जाएगा सादृश्यता का नियम, सादृश्यता, सादृश्यता का नियम। और पांचवा नियम यहां पे हो जाएगा साहचर्य परिवर्तन का नियम। कौन सा? साहचर्य, साहचर्य परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम। ये है थार्नडाइक के मुख्य तथा गौड़ नियम। थार्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक है? तो बात करें तो थार्नडाइक के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? नेक्स्ट पॉइंट में उसको कवर कर लिया जाएगा। पहले देख लेते हैं थार्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। तो पिछले हमने पढ़ा पॉइंट्स में थार्नडाइक जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? तो वो पशु मनोवैज्ञानिक थे और उन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि थार्नडाइक ने 2 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 2 नियम बताए। कौन सा? मुख्य नियम बताया तथा गौड़ नियम बताया। मुख्य नियम में थार्नडाइक ने 3 बातों की चर्चा की। कहा कि तत्परता का नियम होना चाहिए, अभ्यास का नियम होना चाहिए और प्रभाव का नियम होना चाहिए। फिर थार्नडाइक ने अपने गौड़ नियम में बताया कि मनोवृत्ति का नियम होना चाहिए। मनोवृत्ति को अभिवृत्ति भी कहते हैं। रुचि, मनोवृत्ति से तात्पर्य होता है रुचि का सिद्धांत, यानी मनोवृत्ति तथा अभिवृत्ति का सिद्धांत। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, बहु अनुक्रिया के सिद्धांत से तात्पर्य है अनुक्रिया का तात्पर्य ही होता है क्रिया के पश्चात क्रिया, अर्थात बहु का मतलब होता है अनेकों बार, अर्थात क्रिया जो होती है वह अनेकों बार होती रहती है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम बहु अनुक्रिया का नियम पड़ा। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक से तात्पर्य है छोटे खंडों में, यानी जो क्रिया की जाती है वह छोटे छोटे भागों में तोड़ के की जाती है, इसलिए आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। चौथा है सादृश्यता का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इन सभी नियमों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अभी बहुत से बाकी हैं थार्नडाइक में, बताएंगे आप लोगों को। चलिए ओके, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स को। अगर जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए थार्नडाइक का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है
जहां से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन ही एक बार आ चुका है। हम जितने पॉइंट्स यहाँ पे अभी आप लोगों को बताए हैं सभी पॉइंट टेट और सीटेट में टच किए जा चुके हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पॉइंट्स को नोट्स करते जाइएगा और देखते जाइए। बस आप लोग देखते जाइए, आप लोगों को याद हो जाएगा। पहला पॉइंट्स अगर हम कवर करते हैं इस पेज पे तो कहा जा सकता है कि थांडाई के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी। क्वेश्चन आ चुका है, थांडाई के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक क्यों थे? क्योंकि इन्होंने जो भी अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है सब वह पशु पक्षियों पे किया है अधिक से अधिक। और किस पे किया है? पशुओं पे किया है। तो पशुओं के बाहरी व्यवहार का इन्होंने परीक्षण किया है, इसलिए इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये पॉइंट्स हो गया। अब दूसरा पॉइंट्स हम देखते हैं थांडाइक में कि थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो थांडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। देखिए गाइस, थांडाइक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद में पशुओं पे अपना अध्ययन किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो बिल्ली ली थी जिसपे इन्होंने प्रयोग किया था प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को, वह बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। यह क्वेश्चन आ चुका है कि थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है? बिल्ली पे, चूहा पे, कबूतर पे। तो थांडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया है। और एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि थांडाइक ने अपना प्रयोग जो किया था वह बिल्ली कैसी थी? भूखी थी, पेट भरा था उसका, तक क्या था? तो वह बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे कवर करना चाहें तो कह सकते हैं तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि उद्दीपक के रूप में पिंजरे के बाहर मृत मछली रखा गया था। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो थांडाइक ने भूखे बिल्ली पे प्रयोग किया, उस प्रयोग में बिल्ली के बाहर, यानी बिल्ली कैसे थी? पिंजरे में थी। तो पिंजरे के बाहर कौन सा मांस का टुकड़ा रखा गया था? तो वहां पे एनसीईआरटी बेस ने माना है कि मृत मछली रखा गया था। क्या रखा गया था? मृत मछली रखा गया था। अब बात करते हैं भूखी बिल्ली की और मृत मछली की। ये है क्या? अगर बात की जाए भूखे बिल्ली की तो एक बॉक्स ले लीजिए। थांडाइक ने क्या किया था? एक पिंजरा ले लिया था। ये क्या है? अभी हम इसको ऊपर कवर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहले इनके सिद्धांत के नामों की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि थांडाइक का प्रयोग किस प्रकार सिद्ध हुआ था। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पॉइंट, ओके गाइस, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, ताकि हमें भी कुछ ये लगे कि पढ़ाने का कुछ तो बेनिफिट्स हो रहा है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं सिद्धांत की, थांडाइक के सिद्धांत को कवर करते हैं। पॉइंट्स, थांडाइक के सिद्धांत को निम्न नामों से जानते हैं।
क्लियर हो गया। थार्नडाइक के सिद्धांत को निम्न नामों से जानते हैं। चलिए पहला नाम, अगर पहले बात की जाए तो पहला इनका नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यहां पे है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यह नाम बहुत ही फेमस नाम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरे में बात करें तो संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। चौथे पॉइंट की बात करें SR बॉन्ड का सिद्धांत, SR बॉन्ड का सिद्धांत। पांचवें पॉइंट की बात करें अगर संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। और एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं संबंधवादी अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे संबंधवाद का सिद्धांत हमने लिख दिया है, इसलिए उस सिद्धांत को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, जिसे कहते हैं संबंधवादी अधिगम सिद्धांत। क्लियर है? उसी को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभी उसका नाम संबंधवादी अधिगम सिद्धांत के नाम से आता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर संबंधवादी अधिगम सिद्धांत आता है तो भी उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? थार्नडाइक होंगे। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का नाम आता है तो भी प्रतिपादक थार्नडाइक होंगे। उद्दीपक और अनुक्रिया के सिद्धांत का नाम आता है तब भी थार्नडाइक होते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत आता है। संयोजनवाद का सिद्धांत का मतलब क्या है? यह सिद्धांत डायरेक्ट यह कहता है कि जब व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा होता है तो बार बार क्रिया करने से एक बार वह एकाएक हो जाता है, यानी अचानक हो जाता है, उसे संयोजवाद कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यह कार्य संयोगवश हो गया, संयोगवश हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं? जब बिल्ली अनुक्रिया करती रहती है, बार बार अनुक्रिया करती है पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, तो क्या करती है? एक बार उसका पैर उस खटके पे दब जाता है और गेट खुल जाता है, तो वही संयोगवश होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को संयोजवाद का भी इस्तेमाल कहते हैं। SR बॉन्ड का सिद्धांत, SR बॉन्ड के सिद्धांत से मतलब है कि जब बिल्ली पिंजरे में होती है, क्या होती है? भूखी बिल्ली होती है, और क्या होती है? वह पिंजरे में होती है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं अभी, पर इस सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत, SR बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को थार्नडाइक की थ्योरी इतनी बेटर बताएंगे कि आप लोगों को दोबारा थार्नडाइक की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है सभी लोगों का हो गया, ये होगा स्क्रीनशॉट। तो गाइस जल्दी करिए, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये थार्नडाइक का, जो कि यूपी टेट सी टेट में बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए, कवर कर लीजिए। ओके, सो हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें इनके सिद्धांत में, तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक भी लिखी थी। क्या? एक बहुत ही फेमस पुस्तक भी लिखी थी, जो पुस्तक बहुत ही बार पूछा जा चुका है। यूपी टेट और सी टेट में भी, दोनों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह है नंबर 1 पॉइंट्स 1913 में, 1913 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक
प्रकाशित किया, जिसका नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये है इनकी पुस्तक का नाम और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक का नाम है। प्रकाशित होने का समय 1913 है। 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे अब बात करते हैं इनके थ्योरी की। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए गाइस, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इनके सिद्धांत की चर्चा अगर हम करें तो कह सकते हैं, देखिए थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वह किस पे था? बिल्ली पे था। ठीक है, इनका प्रयोग किस पे था? प्रयोग बिल्ली पे था। अब दूसरी बात करते हैं, बिल्ली थी किसमें? तो एक पिंजरे में थी। किसमें थी? पिंजरे में थी। बिल्ली कहां पे थी? पिंजरे में थी। स्पष्ट समझिएगा, बिल्ली थी कैसी? तो बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। दूसरी बात, अब भूखी बिल्ली थी और वह थी किसमें? पिंजरे में थी। बिल्ली किसमें थी? पिंजरे में थी। जब पिंजरे में बिल्ली, अब इसको यहां से हम हटा सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। यहां पे लिख देते हैं पिंजरा, पिंजरा। अब यहां पे लाते हैं हम बिल्ली को, भूखी बिल्ली लिख लेते हैं, भूखी बिल्ली। ये हो गया खटका और ये हो गया दबाने वाला पंच। और ये जैसे ही खटका दबेगा यहां से गेट खुल जाएगा। ये है गेट, दरवाजा कर लीजिए, दरवाजा। और ये बाहर रखा है मृत मछली। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोगों को दोबारा थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता न हो। अब देखिए, बिल्ली जो होती है वह कैसी होती है? भूखी बिल्ली होती है। अगर बिल्ली का पेट भरा हो, आप लोग अच्छे से भोजन किए हो, आप लोगों को सब कुछ मिल गया हो, तो क्या आप लोग प्रयास करेंगे किसी चीज के लिए? नहीं करेंगे। तो देखिए, तो बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। और बाहर क्या रखा गया था? मृत मछली का टुकड़ा रखा गया था, यानी मृत मछली रखा गया था। ठीक है, अब जब बिल्ली को मृत मछली चाहिए क्योंकि बिल्ली थी भूखी, अब बिल्ली को मृत मछली पाने के लिए क्या करना होगा? पिंजरे से बाहर निकलना होगा। क्या करना होगा? पिंजरे से बाहर निकलना होगा। तो पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बिल्ली क्या करती है? बार बार प्रयास करती है, अनेकों बार प्रयास करती है। तो जब वह बिल्ली अनेकों बार प्रयास करती रहती है तो इसलिए इनके सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पड़ा। ठीक है, वह बार बार प्रयास करती है जिसमें क्या होता है? त्रुटि, यानी गलतियां होती रहती हैं। वह बार बार प्रयास करती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन गलतियां होती है, वह बाहर नहीं निकल पाती है। फिर जैसे ही बार बार प्रक्रिया करने की वजह से इनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? बहुअक्रिया का सिद्धांत। हमने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि बहुअक्रिया का सिद्धांत यानी अनुक्रिया के बाद क्रिया, यानी बिल्ली क्या करती है? बार बार प्रयास करती है निकलने के लिए। तो वह बार बार जो प्रयास है वह क्रिया के पश्चात का क्रिया है, जिसे अनुक्रिया कहते हैं, बहु अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब बिल्ली इसमें बार बार प्रयास करती रहती है,
एक बार संयोगवश क्या होता है, संयोगवश खटका बिल्ली से दब जाता है। क्या होता है, दब जाता है और दरवाजा क्या होता है, खुल जाता है और बिल्ली मृत मछली को क्या करती है, खा लेती है। क्या करती है, खा लेती है। तो जब बार बार क्रिया करने पे एक बार संयोगवश यह खटका जब बिल्ली से दब के खुलता है, इसलिए इनके सिद्धांत को संयोगवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोगवाद का सिद्धांत कहते हैं। यानी बिल्ली जो अभी सीखी नहीं है, उसके व्यवहार में वह परिलक्षित नहीं हुआ है कि वह दरवाजा को खोल ले। वह क्या करती है, अनेकों बार प्रयास करने पे एक बार उससे दरवाजे के खटका दब जाता है और दरवाजा खुल जाता है। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। इस वजह से इस सिद्धांत को इसलिए इस सिद्धांत को संयोगवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं भूखे बिल्ली की। जब बिल्ली भूखी होती है, बिल्ली क्या होती है, भूखी होती है। वह क्या करती है, भूखी होने के कारण अनुक्रिया करती है। क्या करती है, अनुक्रिया। अनुक्रिया का तात्पर्य होता है क्रिया के बाद क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया, क्रिया के बाद जब क्रिया होती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। तो अनुक्रिया को आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो मृत मछली होता है, ये जो मृत मछली का टुकड़ा रखा गया है, इसे क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर हुआ, उम्मीद है। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिस्पॉन्स और इसको कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, इसे कहते हैं स्टिमुलस। आप लोग समझ गए होंगे। कहने का तात्पर्य जब बिल्ली बार बार क्रिया करती है, यानी क्रिया के पश्चात जब क्रिया करेगी तो वह अनुक्रिया को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और जो मृत मछली बाहर रखी होती है वह उद्दीपक का कार्य करती है, इसलिए उसे स्टिमुलस कहते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, एस आर बॉन्ड का सिद्धांत। क्या पड़ा, एस आर बॉन्ड का सिद्धांत। क्लियर हुआ। हम सभी जो गौण नियम है उनको आप लोगों को बता रहे हैं। क्या पड़ा, एस आर बॉन्ड का सिद्धांत पड़ा। बार बार प्रयास करने से प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पड़ा। अब दूसरी बात क्या होती है, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि अगर बिल्ली को मांस के टुकड़े पाने की इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, तो क्या बिल्ली मांस के टुकड़े पाने के लिए इतने प्रयास करती, नहीं करती। कहने का तात्पर्य है कि बिल्ली को वह मांस का टुकड़ा चाहिए, मृत मछली चाहिए, यह क्या थी, उसकी मनोवृत्ति बन गई थी, उसकी धारणा में हो गया था। इसलिए वह क्या करती है, बार बार प्रयास करती है, जिसे हम कह सकते हैं मनोवृत्ति के सिद्धांत को हम तत्परता के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब बालक पढ़ने के लिए तत्पर होता है तभी हम उसको पढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ। जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है तभी हम उस कार्य को करा सकते हैं, अर्थात अन्यथा उस कार्य को हम उस बालक से करा नहीं सकते। सेम पॉइंट वहीं पे यहाँ पे है। अगर यहाँ पे चलिए एक बार रफ कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए गाइस, कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये पिंजरा था, पिंजरे में बिल्ली थी, ठीक है, पिंजरे में बिल्ली थी और बिल्ली कैसी थी, बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। जहां पे क्या था, मृत मछली था, मृत मछली था, जो क्या कर रहा था, उद्दीपक का कार्य कर रहा था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बिल्ली भूखी भी होती, अगर उसके पिंजरे के बाहर यानी वातावरण में, एनवायरमेंट्स में उद्दीपक जो सामने प्रदर्शित हो रहा है, अगर मृत मछली नहीं होती तो क्या बिल्ली वह क्रिया करती, इतनी अनुक्रियाएं करती बाहर आने के लिए, नहीं करती। वह इतने प्रयास करती, नहीं करती। इसलिए इस सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है।
और यह जो उद्दीपक होता है यह बाह्य वातावरण में होता है। क्लियर है? जैसे क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर टेट का एग्जाम अगर एकदम पास में होता है, क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं, 2 घंटे 4 घंटे नहीं 10-10 घंटा पढ़ना चाहते हैं। तो क्या है, वह बाहरी जो हमारा जो उद्दीपक है, लक्ष्य जो है, उद्दीपक जो है वह सामने होता है, दिखाई देता है हमें। तो ठीक वही बात है, अगर बिल्ली को यह मृत मछली का टुकड़ा पिंजरे के बाहर नहीं रखा दिखाई देता तो बिल्ली इतनी अनुक्रिया नहीं करती। क्लियर हुआ? अर्थात आवश्यकता होनी चाहिए, क्या नीड होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, भूखी बिल्ली होनी चाहिए। अगर बिल्ली का पेट भरा होता तब भी वह मृत मछली के पाने की कोशिश नहीं करती। क्लियर हुआ? उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थॉर्नडाइक में कुछ क्या है जहां से कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं। बाकी तो हो गया। तत्परता के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है समझ लेते हैं। पहला मुख्य नियम में समझ लेते हैं तत्परता का सिद्धांत। थोड़े में ही बताएंगे। तत्परता के सिद्धांत से तात्पर्य होता है तत्पर होना, अर्थात बालक को पढ़ाने से पहले हमें क्या करना है, उसे तैयार करना है। किसके लिए? पढ़ने के लिए। क्या करना है? पढ़ने के लिए बालक को पहले तैयार करना है, तब उसके बाद क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया तत्परता का सिद्धांत। यानी बालक क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ पे अगर हम इसके डिफिनीशन के अनुसार अगर डिफिनीशन बना ले तो कह सकते हैं कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए, कह सकते हैं यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं या तत्पर होते हैं तो उस कार्य को अच्छे से कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अर्थात तत्परता का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। जब हम तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे किसी कार्य करने के लिए, तो उस कार्य को हम अच्छे से कर लेते हैं। इससे एक डिफिनीशन है भाटिया का तत्परता पे एक डिफिनीशन है, भी आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसे हटाते हैं, फिर हम भाटिया के सिद्धांत को कवर करते हैं। भाटिया ने बताया, भाटिया के अनुसार अगर चाहते हैं तो भाटिया के अकॉर्डिंग तत्पर होना या तैयार होना, यह डिफिनीशन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे हम इस डिफिनीशन की चर्चा कर रहे हैं कि तैयार होना किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। क्लियर हुआ? यह बहुत ही बार आ चुका है। किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है या जीत लेना है। यह डिफिनीशन किसका है, अकॉर्डिंग टू भाटिया। ठीक है, ओके गाइस। किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम कवर करना चाहें, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे मुख्य नियम में, जो हमारा मुख्य नियम में है दूसरा पॉइंट, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। इसे
उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी अभ्यास का नियम जो है उसे हम उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। ओके गाइस, बहुत ही गर्मी है। उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि अभ्यास का नियम कहता क्या है। वर्ड से समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी कार्य को सीख लिए हैं, अगर हम किसी कार्य को क्या किए हैं, सीख लिए हैं, लेकिन अगर हम उसका बार बार अभ्यास नहीं कर रहे हैं, बार बार अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो वह क्या होगा, विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन हम जिस कार्य को जितना जल्दी सीखे रहते हैं, जिस कार्य को जितना जल्दी सीखे रहते हैं, उस कार्य को दोबारा भी हम उतना जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, तो अभ्यास का नियम कहता है कि हमें उस कार्य को बार बार करना चाहिए, अर्थात बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, अभ्यास के नियम में उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम है, दो नियम है, उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम। इसको समझ लेते हैं कि यह क्या कहता है। अभ्यास के नियम में पहले नियम को समझते हैं, उपयोग का नियम। उपयोग के नियम को ही समझ लेते हैं, अनुप्रयोग का नियम खुद ही क्लियर हो जाएगा। यह नियम कहता है कि किसी कार्य को या सीखे गए किसी कार्य को जब तक विस्मृति में हो या जिसे अनुप्रयोग किया जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी कार्य को करना हो, क्या हो, इसे पुनरावृत्ति या अभ्यास का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोग के नियम को क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति या अभ्यास का नियम। लिख लीजिए, उपयोग के नियम को पुनरावृत्ति या अभ्यास का नियम भी कहते हैं। क्लियर हुआ? पुनरावृत्ति से तात्पर्य है बार बार उस क्रिया को करते रहने से है। क्या है? हम उस क्रिया को बार बार करते रहेंगे तो वह हमारे मस्तिष्क में बना रहेगा। अनुप्रयोग का नियम कहता है कि अगर हम सीखे गए बात को, यह कहता है अनुप्रयोग, यानी अगर हम कोई चीजें सीख लेते हैं, कोई कार्य सीख लेते हैं और उस कार्य को अगर हम नहीं करते हैं तो वह कुछ दिनों बाद क्या होती है, विस्मृत हो जाती है, भूलने लगती है। इसलिए हमें अभ्यास बार बार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब मुख्य नियम में पॉइंट नंबर 3, प्रभाव का नियम। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम। यह तीसरा पॉइंट है, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को अगर बात करें तो संतोष या प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। क्लियर है? एकदम बाई पॉइंट चल रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे। प्रभाव के नियम को उपयोग या अनुप्रयोग का नियम कहते हैं, अभ्यास के नियम को उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। प्रभाव के नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम कहते हैं। देखिए, संतोष या असंतोष का नियम क्या कहता है। अगर हम किसी कार्य को करते हैं, अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने के पश्चात अगर हमें संतुष्टि प्राप्त होती है या पुरस्कार मिलता है तो हम उस कार्य को बार बार करना चाहेंगे। अगर हम कह देते हैं कि एक छोटा बालक है, अगर तुम एक गिलास पानी लाओगे तो हम तुम्हें एक चॉकलेट देंगे, तो यह क्या है? पुरस्कार है। जब वह बालक एक गिलास पानी लेके आता है और हम उसे तुरंत ही एक चॉकलेट दे देते हैं तो यह बालक के ऊपर प्रभाव डालता है। क्या करता है? प्रभाव डालता है। किस प्रकार का? संतोष का प्रभाव डालता है। किसका? संतोष का प्रभाव डालता है। तो जब भी हम दोबारा कहेंगे बालक से पानी लाने के लिए तो वह बालक तुरंत ही पानी लेकर आएगा। यानी जिस कार्य से बालक को या व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, व्यक्ति या बालक उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करता है, जिसे संतोष का नियम कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं असंतोष के नियम की।
अगर हमने कह दिया कि आप वहां चले जाइए और आपको अगर कहते हैं आपको यह कार्य नहीं करना है, अगर आप उस कार्य को करते हैं और आपको वहां पे क्या मिलता है, दंड मिल जाता है, आपको वहां पे क्या मिलता है, दंड मिल जाता है, तो क्या होगा, यह असंतोष का नियम कहलाएगा। यानी कहने का सेंस डायरेक्ट है कि जिस कार्य को करने से संतोष की प्राप्ति नहीं होती है, यानी अतिरिक्त इच्छाएं की बात हो गई सिगमंड फ्रायड की बात याद रखिएगा, चेतन अचेतन अचेतन मन की बात भी हो सकती है। जब असंतोष के नियम में यही कहता है कि जिस कार्य को करने के बाद व्यक्ति को दुख या सुख का अनुभव प्राप्त होता है या तो दुख ही प्राप्त होता है, तो उस कार्य को वह दोबारा नहीं करता है, अर्थात इसे हम असंतोष का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतोष का नियम कहते हैं। जैसे में दंड मान लेते हैं इसमें और इसमें पुरस्कार रख लेते हैं। अगर बालक कोई कार्य करता है, हम उसे पुरस्कार देते हैं तो बालक उस कार्य को बार बार करेगा, जिसे संतोष का नियम कहते हैं। अगर किसी कार्य को करने से बालक को दंड मिलता है तो बालक उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा, अर्थात यह असंतोष का नियम कहलाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। ओके गाइस, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के गौण नियम की चर्चा करेंगे। बहुत ही लंबा सेशन हो गया, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम गौण नियम की। ओके गाइस, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके गाइस, so thank you, good night.